तो चलिए सीधे आज के इस एक्सप्लेनर में चलते हैं और एक ऐसी खौफनाक मिस्ट्री को डिकोड करते हैं जिसके बारे में सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बात है अप्रैल 2026 की। अंटार्कटिका की बर्फीली और सुनसान वादियों के बीच एक आलीशान क्रूज शिप भटक रहा था। इस जहाज पर करीब 150 लोग सवार थे जो एक खूबसूरत सफर पर निकले थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये शांत सफर देखते ही देखते एक टेरिफाइंग मेडिकल नाइटमेयर में बदलने वाला है। एक ऐसी बीमारी जिसका उनके पास कोई इलाज नहीं था और उस अकेले जहाज से बच निकलने का कोई रास्ता नहीं। घटनाक्रम कितनी तेजी से बदला, जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 1 अप्रैल को जहाज अपनी मंजिल के लिए निकलता है और सफर के ठीक बीच में 11 अप्रैल को एक 70 साल के डच पैसेंजर की अचानक तबीयत बिगड़ती है। सांस लेने में भयंकर तकलीफ होती है और कुछ ही घंटों में रेस्पिरेटरी फेलियर से उनकी मौत हो जाती है। जहाज पर मौजूद डॉक्टर्स पूरी तरह हैरान थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। उसके ठीक कुछ हफ्ते बाद 26 अप्रैल को उनकी पत्नी साउथ अफ्रीका के एक एयरपोर्ट पर अचानक बेहोश होकर गिर पड़ती हैं और उनकी भी जान चली जाती है। ये बस एक शुरुआत थी उस सिलसिले की, जहां एक-एक करके यात्री रहस्यमय तरीके से बीमार पड़ने लगे। अब सबसे चौंकाने वाली बात पर आते हैं। जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की आखिरी डायग्नोसिस आई तो उसने सबके होश उड़ा दिए। इस बीमारी का मोर्टेलिटी रेट यानी मृत्यु दर 50% थी। सोचिए जरा, इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर 2 लोग संक्रमित होते हैं तो उनमें से एक की मौत लगभग तय है। आम सर्दी जुकाम या नॉर्मल फ्लू के मुकाबले ये एक बेहद डरावना फिगर है। ये एक ऐसी मौत की दस्तक थी जिसके आगे हमारी आधुनिक मेडिकल साइंस भी घुटने टेकने को मजबूर थी। तो आखिर ये दुश्मन है कौन? इसका नाम है हंटा वायरस। लेकिन सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि ये कोई एक नया वायरस नहीं है, बल्कि चूहों से आने वाले वायरसेस का एक पूरा परिवार है। और सबसे डरावना सच पता है क्या है? आज की इतनी एडवांस्ड मेडिकल साइंस के बावजूद इसका ना तो कोई FDA या WHO अप्रूव्ड वैक्सीन है और ना ही कोई कारगर एंटीवायरल क्योर। ऐसे में डॉक्टर्स क्या कर सकते हैं? वो मरीज को सिर्फ सपोर्टिव केयर दे सकते हैं, यानी ऑक्सीजन और फ्लूइड्स, जबकि अंदर ही अंदर मरीज का अपना इम्यून सिस्टम जिंदा बचने की एक बहुत ही अकेली और लंबी लड़ाई लड़ रहा होता है। हिस्ट्री और बायोलॉजिकल मैकेनिक्स। उस फंसे हुए जहाज पर जो हुआ, उस खतरे को पूरी तरह समझने के लिए हमें इस पैथोजन के इतिहास और इसकी जड़ों तक जाना पड़ेगा। इस जानलेवा वायरस की पहचान कोई एक रात का काम नहीं था। ये दशकों तक चला एक लंबा मेडिकल डिटेक्टिव वर्क था। इसकी शुरुआत होती है 1950s में कोरियन वॉर के मैदान जंग से, जहां अचानक 3000 सैनिक एक अजीब और भयंकर बीमारी का शिकार हो गए थे। उन्हें इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती और उनके गुर्दे फेल हो जाते। इस रहस्य को सुलझाने में सालों लग गए। आखिरकार 1980 के आसपास डॉक्टर हो वैंग ली ने इस वायरस को ढूंढ निकाला और वहां की हंटन नदी के नाम पर इसका नाम रखा। फिर 1993 में अमेरिका के नवाहो क्षेत्र में इसने एक बिल्कुल नए और भयंकर रूप में सामने आकर सबको चौकन्ना कर दिया। ये वायरस आखिर कितना शातिर है, ये बात इस कंपैरिजन से पूरी तरह क्लियर हो जाती है। अलग अलग प्रजाति के चूहों के जरिए ये 2 बिल्कुल अलग तरह की बीमारियां पैदा करता है। एक तरफ एशिया और यूरोप में ये HFRS के रूप में सामने आता है, जो सीधे इंसान की किडनीज यानी गुर्दों को अपना निशाना बनाता है और इंटरनल ब्लीडिंग करता है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकाज में ये एक अलग रूप लेता है, जिसे HPS कहते हैं। ये और भी खौफनाक है क्योंकि ये इंसान के फेफड़ों में तेजी से पानी भर देता है। मतलब इंसान अपने ही फेफड़ों के फ्लूइड में डूबकर दम तोड़ देता है। वेदर, रैट्स एंड हैंटावायरस। 1993 में अमेरिका के नवाहो में जो आउटब्रेक हुआ था, उसने वैज्ञानिकों के सामने इस बीमारी को ट्रिगर करने वाले एक बिल्कुल ही छुपे हुए कारण को उजागर किया। जब वैज्ञानिकों ने आदिवासियों की पारंपरिक कथाओं और ओरल हिस्ट्रीज को डिकोड किया तो उन्हें एक बेहद अजीब चेन रिएक्शन के बारे में पता चला। ये किसी बटरफ्लाई इफेक्ट से कम नहीं है। इसकी शुरुआत होती है एल नीनो नामक जलवायु घटना से, जिसकी वजह से अचानक भारी बारिश होती है। इस बारिश से जंगल में पिनियन पाइन नट्स की एक बम्पर फसल पैदा हो जाती है, जो चूहों का मनपसंद खाना है। खाना बढ़ने से चूहों की आबादी में लिटरली एक विस्फोट होता है, और जब ये चूहे इंसानी बस्तियों का रुख करते हैं तो ये साइकिल इंसानों में एक मौत बनते आउटब्रेक पर जाकर खत्म होती है। मौसम का एक छोटा सा बदलाव और इतनी बड़ी ट्रेजेडी। द वायरसेस इम्पैक्ट इन इंडिया। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडिया का इससे क्या लेना देना। लंबे समय तक यही माना जाता था कि ये बीमारी हमारे रीजन में नहीं है,
लेकिन साइंटिफिक स्टडीज ने साबित कर दिया कि वायरस ने इंडिया में चुपचाप अपने पैर जमा लिए हैं। डेटा अपने आप में एक पूरी कहानी बताता है। तमिलनाडु के वेल्लोर में 2005 से 2008 के बीच हुए एक स्टडी ने सबकी नींद उड़ा दी। वहां 28 कंफर्म केसेस मिले, लेकिन सबसे बड़ी डिस्कवरी तब हुई जब गोदामों में काम करने वाले मजदूरों और रैट कैचिंग करने वाली इरोड़ा जनजाति के लोगों को टेस्ट किया गया। उनके खून में पहले से ही इस वायरस की एंटीबॉडीज मौजूद थीं। इन 661 हाई रिस्क लोगों में से 4% ऐसे थे जो पहले ही संक्रमित हो चुके थे और उन्हें पता तक नहीं चला। ये इस बात का क्लियर प्रूफ था कि वायरस यहां बाहर से नहीं आना था, बल्कि एक साइलेंट एपिडेमिक के रूप में पहले से हमारे आसपास मौजूद था। द एंडी स्ट्रेन और द क्रूज शिप। चलिए वापस उस गोस्ट शिप के संकट पर चलते हैं। हेल्थ ऑफिशियल्स को आगे चलकर पता चला कि उस क्रूज शिप पर जो हुआ उसने इस वायरस के ट्रांसमिशन के सारे एस्टैब्लिश्ड रूल्स तोड़ दिए थे। ये अनोमली वाकई में डरावनी है। आमतौर पर हंटा वायरस सिर्फ चूहों से इंसान में आता है, लेकिन 1996 के अर्जेंटीना आउटब्रेक ने सब बदल दिया। इसने साबित किया कि एंडेस स्ट्रेन अकेला ऐसा हंटा वायरस है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। और इतना ही नहीं, इस स्ट्रेन से इन्फेक्टेड कुछ लोग सुपर स्प्रेडर्स बन जाते हैं। मतलब एक इंसान से कई नए लोग अनजाने में इन्फेक्ट हो सकते हैं। यही एग्जैक्ट रीजन था कि एक जहाज के क्लोज एनवायरनमेंट में ये बीमारी आग की तरह फैली। तो आखिर शिप पर यह शुरू कहां से हुआ? जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो ठीक अर्जेंटीना के उशवाया शहर से तार जुड़े। वो डच कपल जिनकी सबसे पहले मौत हुई थी, वो दरअसल वहां एक बर्ड वॉचिंग टूर पर गए थे। एक ऐसी जगह जो कचरा घर यानी लैंडफिल के पास थी और चूहों से भरी हुई थी। इस वायरस की ट्रांसमिशन विंडो सिर्फ एक दिन की होती है। उन्होंने वायरस पिक किया और देखते ही देखते 10 मई तक 10 केसेस सामने आ गए। 3 मौतें हो गईं और दुनिया भर के आईसीयूज में पेशेंट्स पहुंच गए। जहाज को बाद में टेनेरिफे में डॉक करना पड़ा और यहां तक कि 2 इंडियन क्रू मेंबर्स को भी नीदरलैंड्स में क्वारंटाइन करना पड़ा जो एसिम्प्टोमैटिक थे। इज दिस द नेक्स्ट पैंडेमिक? ग्लोबल हेडलाइंस और इस पूरे पैनिक के बाद ये सवाल दिमाग में आना बिल्कुल नेचुरल है कि क्या हम सच में अगले ग्लोबल शटडाउन के कगार पे खड़े हैं? यहां आकर हम थोड़ी राहत की सांस ले सकते हैं। इस कंपैरिजन को देखिए, ये बिल्कुल क्लियर कर देता है कि क्यों एक ग्लोबल पैंडेमिक का डर ना के बराबर है। कोविड-19 की तरह ये कोई एयरबॉर्न बीमारी नहीं है कि हवा में सांस लेने से फैल जाए। एंडेस स्ट्रेन की ट्रांसमिशन विंडो सिर्फ एक दिन की है और इसके फैलने के लिए बहुत ही करीबी फिजिकल कांटेक्ट या बॉडीली फ्लूइड्स की जरूरत होती है। यही कारण है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने साफ कहा है कि इसका ग्लोबल पेंडेमिक थ्रेट लेवल एक्चुअली बहुत लो है। प्रिवेंशन एंड अवेयरनेस। पेंडेमिक का रिस्क भले ही कम हो, लेकिन 50% की मॉर्टेलिटी रेट का मतलब है कि हमें अपने लेवल पर प्रैक्टिकल बचाव के कदम जरूर उठाने होंगे, खासकर तब जब एल नीनो जैसे मौसम के बदलाव आम हो गए हैं। क्योंकि इसका कोई क्योर नहीं है, इसलिए बेसिक प्रिवेंशन ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। अपने घरों को ठीक से सील करना ताकि चूहे अंदर ना आ सकें। अगर आप किसी बंद धूल भरे गोदाम या स्टोरेज रूम की सफाई कर रहे हैं तो N95 मास्क और ग्लव जरूर पहनें। ऐसा इसलिए क्योंकि चूहों की ड्रॉपिंग जब सूख जाती हैं और धूल उड़ती है तो वायरस सीधे हवा के जरिए फेफड़ों में जा सकता है। स्ट्रिक्ट हाइजीन मेंटेन करना और खाने को खुला ना छोड़ना। सीरियसली, यही छोटी छोटी आदतें हमारा सबसे बेस्ट डिफेंस हैं। जैसे हम आज के इस एक्सप्लेनर के अंत में आते हैं, एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल पीछे छूट जाता है। एक तरफ ग्लोबल मौसम बदल रहा है, चूहों की आबादी मल्टीप्लाई हो रही है, तो क्या हमारी आधुनिक दुनिया सच में उन खामोश वायरल खतरों के लिए तैयार है जो हमारी नज़रों से दूर हमारे ही आंगन में पनप रहे हैं? ये एक ऐसी साइलेंट इकोलॉजिकल चेन रिएक्शन है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि जानकारी ही बचाव है।